जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। ग्रेविटेशन पार्ट 3, ठीक है, किसके लिए है? 9th के लिए और NTSE के लिए, ठीक है। और अपने यहां के लिए RTSE, वो तो अब इस साल नहीं होना, अगले साल होगा। फिर अगले साल RTSE होगा 2021। ग्रेविटेशन पार्ट 3 में हमको पढ़ना है न्यूटन साहब जो इनवर्स स्क्वायर रूल दिए थे, नहीं, यानी F इज इक्वल टू GM1M2/R² हम लोग पढ़े थे ना, है? तो 1/R² यानी F प्रोपोर्शनल 1/R² और F प्रोपोर्शनल M1M2 पढ़े हैं। यह कैसे आया, समझा? यह कैसे आया, यह क्यों दिए, कैसे प्रूव किए? प्रूव करना तो आपको बता दिए हैं, डायरेक्ट जो बोले उस हिसाब से, यही ना, मास ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, F प्रोपोर्शनल M1M2, F प्रोपोर्शनल 1/R², F प्रोपोर्शनल M1M2/R², हो गया। लेकिन यहां देना है कि F प्रोपोर्शनल M1M2 क्यों, F प्रोपोर्शनल 1/R² क्यों, समझे बात? इस पॉइंट पर हम लोग आज आ रहे हैं, ठीक। इस पॉइंट पर आने से पहले एक दो बात बताना है। खैर पहले भी हम बता चुके हैं आपको, क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोले मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ? कहता है कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, गौर करो, सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर, पीछे भी बताए हुए थे कोर्स में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वही रहेगा, माने स्पीड वही रहेगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो हर समय डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है, नहीं, इसके लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ, वही मेरा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ तो सेंट्रीपिटल क्या हुआ? एक्सेलरेशन भी। ये दोनों फॉर्मूला आप जान रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? V²/R। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या? MA, नहीं, तो M इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो M इंटू V²/R, MV²/R। ये क्या हो गया था? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन साहब को एक सुविधा थी क्या कि जब वो फॉर्मूला बनाने लगे F इज इक्वल टू GM1M2/R² जब बनाने लगे थे ना, तो उस समय में ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया था। सेंट्रीपिटल ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उनके पास था, उस सहायता से तब वो आगे बढ़े थे, ठीक है। अब हम चले आए अपने पॉइंट पर। चलिए, कहाँ गए जी? मार्कर जी कहाँ हैं? चलिए मार्कर जी को बुलाइए। मार्कर जी आ गए। चलिए, क्या है मेरा ये दिखाई दे रहा है? जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बंगला। क्या पर हम लोग ग्रेविटेशन पार्ट 3, ठीक है। किसके लिए है? हम देंगे सिर्फ क्लास 9 के लिए और NTSE के लिए, ठीक है। हम इतना देंगे। और मेरा बच्चा सब तो बहुत तेज सब है, 8 वाला भी कर सकता है, 10 वाला भी कुछ बच्चा पूर्वक है, वो भी कर सकता है। चलो, 9th और किसके लिए है? NTSE के लिए। क्या पढ़ना है हमको? आज का पॉइंट क्या है?
हाउ कुड न्यूटन फाइंड द इनवर्स स्क्वायर लॉ? हाउ कुड न्यूटन, देखो बेचारा न्यूटन का कितना बेइज्जती हम कर दिए। हाउ कुड न्यूटन फाइंड इनवर्स स्क्वायर लॉ? इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है? इनवर्स स्क्वायर रूल जानता है? वो जो हम लोग लिखते हैं ना, ए प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, नहीं है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका क्या इनवर्स, इसीलिए लिखा है हाउ कुड न्यूटन फाइंड इनवर्स स्क्वायर रूल एंड, पूरी तो लिख लो, एंड प्रोपोर्स, क्या लिखा है भाई, TIO, नैलिटी, ना प्रोपोर्शनैलिटी किसका? ऑफ, किसका हो? द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। देखो यही ना था हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या F इज इक्वल टू, तब ने G लिए थे कांस्टेंट, M कैपिटल M ले लिए, स्मॉल चाहे M1 M2 लो, अब बाई कितना R स्क्वायर, इसी से ना मेरा निकला हुआ था F प्रोपोर्शनल M1 M2 मान लो, और F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, देन क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही करना है कि कैसे हुआ, इसको साबित करना है। इसको लेकर के तो हम लोग जी का वैल्यू निकाल लिए थे, नहीं ई कैसे हुआ, अब समझ गया बात। अब इसको मैं साफ करूं, अब मैं इसको साफ करूं, सात्विक तुम तो RTSC में टॉप कर गया नहीं, इसीलिए अब अपना इज्जत बचाओ। टॉप कर जाने के बाद और ज्यादा इज्जत का जो है बात हो जाता है, कहीं कोई आगे आकर के जगह ना छीन ले। चल कहाँ गया भाई, सबसे पहले आपको हम क्या बता दिए मैं कि न्यूटन साहब जो एक फॉर्मूला दिए उससे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ चुका था ना। तो पहले आप वही लिखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है v²/r। इसीलिए सेंट्रीपिटल, हाँ उससे पहले एक चीज और वाली, ये जो हम बना रहे हैं इसके लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल लीजिए, एक्टिविटी लीजिएगा, नहीं तो एक्टिविटी हम यहाँ ले लेंगे। ये मेरा सर्कुलर पाथ है, वाह गोल हो गया, हो बहुत हद तक गोल हो गया। ये मेरा सर्कुलर पाथ हो गया, ये मेरा सेंटर है, वो थोड़ा सा ही इसी में गोल नहीं हुआ, समझा, अब हो गया, ठीक है। वो मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया, और इस यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं क्या, अर्थ, ये है मेरा EARTH, अर्थ, और यहाँ मान लो एक मून ले लेते हैं। अच्छा ये तो सबको पता है, हमको भी पता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। तुमको भी पता होगा, जब हमको पता है तो तुमको भी पता हो गया, ठीक। तो मून क्या करता है, चारों ओर चक्कर काटते रहता है, ठीक है। और एक चीज आ जाते हैं कि मून का अपना मास होगा, अर्थ का अपना मास हो गया, मान लेते हैं कैपिटल M, और मून का मास हो गया स्मॉल m, आई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसको मान लेते हैं r। ये नहीं पढ़े हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स वाला में, नहीं पढ़े हैं। ये भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा, वो भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। हाँ, ये तो हर समय मूव करता रहता है, हर समय डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो यदि ये अपना तरफ नहीं खींचे रहेगा, नहीं तो क्या रास्ता भटक जाएगा, नहीं भटक जाएगा। वही फोर्स मेरा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
इसको एरो भी दे दिया, क्या एरो दे दो, सेंट्रीपिटल फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही फोर्स कितना लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स क्या, अब लिखो यहाँ पर, अब हम यहाँ लिखे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स F क्या आ जाएगा, एम ए इन एक्सेलरेशन mv² बाय r। अब एक चीज देखो, अब बच्चा वाला काम तो करो कि इधर सर्कुलर मोशन हो गया, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब हम आ जाते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन से एक स्टेप और पहले आओ, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। जब लीनियर रहेगा तब, और वो यदि सर्कल में रहेगा, सर्कल जैसे इस सर्कल में है, अब इसका निकालना है तो क्या, इसका डिस्टेंस क्या होगा, जो इसका सर्कमफेरेंस होगा, और सर्कमफेरेंस क्या होगा 2πr, टाइम कितना t है। अब लिखो इसमें कि सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माने क्या, वेलोसिटी, समझ गया। बराबर क्या होगा 2πr, 2πr क्या सर्कमफेरेंस, अब बाय कितना, टाइम कितना t, हो गया। अब इस v का वैल्यू जो है इसको हम कर देते हैं 1, इसको मान लेते हैं क्या 2 है। इस 2 में जो v का वैल्यू है वो जाके 1 में रख दो, हम लिख देते हैं सीधा यहाँ फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या है, वहाँ mv² माने क्या 2πr/t, 2πr/t का क्या होल स्क्वायर, अब बाय कितना r, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा m इंटू कितना 4, उसके बाद कितना π² r² बाय कितना t², अब बाय r है, इतने कितना आ जाएगा इंटू r। देखो तो इसमें कहीं गड़बड़ है, हाँ? अच्छा एक चीज हम छोड़ दिए हैं, हाँ m तो लिखे हैं, ठीक है। अभी r से मेरा स्क्वायर कट गया, हाँ? तो क्या बच गया, तो अभी जब वहां लिखो, इधर लिखो, अब बच गया मेरा 4π² mr, 4π² mr बाय t², 4π² mr बाय t²। इसको यहाँ अभी हम छोड़ दिए, ठीक है, इसको यहाँ हम अभी छोड़ दिए। अब इसके आगे एक चीज, हाँ हम लोग एक और रूल पढ़े, देखो कैसे कैसे रूल सब जुड़ते जा रहा है एक दूसरा से। केपलर्स लॉ पढ़े थे, उसमें क्या था कि रेडियस में और टाइम पीरियड में एक रिलेशन था, r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t³ था ना। अब उसका यूज अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, हाँ t इज अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ t² इक्वल टू r³ ना, उल्टा बोला गया, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। क्या है केपलर का लॉ, केपलर लॉ क्या है, मार्क करे, आज काम नहीं दे रहा। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट ले लीजिए k³। अब देखो इसको हम मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ। अब 3 4 से क्या लिखो, फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4 t² बराबर कितना kr³। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4π² mr बाय kr³ लिख सकते हैं कि नहीं,
क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल टू के आर की। अब हम क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, आर से इसका हम काट के आर स्क्वायर लिख दें। क्या होगा 4 पाई स्क्वायर एम बाई कितना के आर स्क्वायर, ठीक है 4 पाई स्क्वायर एम बाई कितना के स्क्वायर। अब देखो इसमें कौन कौन कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और के कांस्टेंट है, नहीं है, ये सब सारा कांस्टेंट है। तो बच क्या गया इधर एम बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है भाई, आम लिख देते हैं, ये क्या है कांस्टेंट है। इस पूरा को हम कुछ मान लिया, ठीक है। क्या बच गया एम बाई आर स्क्वायर, यानी ये सब सारा क्या निकाल रहे हैं हम लोग फोर्स के लिए, नहीं निकाल रहे हैं, यानी F इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर बाई के कांस्टेंट हो गया इंटू कितना m बाई आर स्क्वायर। अब तो समझ में आ रहा होगा कहां से कहां चली गई गाड़ी, नहीं। हाँ, अब हम इसको हमको लिखना पड़ेगा एक चीज, क्या, अब तो बुझा गया ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अब एक चीज सोचेगा कि यहां सिर्फ m है, हमको चाहिए m1 m2 चाहिए, ठीक, इसके लिए 2 लाइन तुम लिख लो, ठीक है, तो हम लिख लें। चलिए हो गया तुम्हारा प्रूफ, एक तो प्रूफ हो गया, इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, एक चीज प्रूफ हो गया, ठीक है। और दूसरा है मास का, इफ फोर्स ऑन मून इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, इफ फोर्स ऑन मून इज proportional to its mass, force on moon is proportional to its mass, it should be also proportional to mass of earth, it should be also proportional to mass of earth। मास ऑफ अर्थ, ठीक है, इसलिए F प्रोपोर्शनल m बाई आर स्क्वायर हो गया। सारा मार्केट का काम। अब हम लोग आगे हमको शुरू करना है जी वाला, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हमारा विचार है करना ही होगा हम लोगों को, नहीं, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, समझा। अगला पॉइंट है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या। चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, वो था कैपिटल जी और ये क्या है स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सोच के देखो ये है क्या, तो अर्थ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, खींच रही, ठीक। तो तू गौर करेगा कि
कि जैसे जैसे अर्थ के नजदीक में आता जाएगा वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा। जैसे आम के पेड़ पर से मान लो कि आम को गिरना है, जिस समय वो उससे छूटा उस समय में स्पीड क्या रहा होगा? कम। नीचे आया और थोड़ा ज्यादा, नीचे आया और थोड़ा ज्यादा, नीचे आया और थोड़ा ज्यादा। यानी जैसे 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 अर्थ के नजदीक में आता जाएगा, नहीं अर्थ के नजदीक में आ गया, यहाँ है स्पीड बढ़ गया। अच्छा, तो वेलोसिटी जो चेंज हुआ इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ। तो वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? एक्सेलरेशन। तो वही हमको पढ़ना है एक्सेलरेशन किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी। माने क्या? अर्थ यदि किसी ऑब्जेक्ट को अपना तरफ खींच रही है उसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी। ठीक, अब हम स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे। इतना दिन तक हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? कैपिटल जी के बारे में। अब आ जाइए स्मॉल जी के बारे में क्या है। मान लो कि ये मेरा अर्थ है, उसका ये सेंटर हो गया, नहीं ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m। इसको यहाँ पर गिरना है, नहीं कहाँ पर गिरना है? अर्थ पर गिर जाना है। अर्थ का अपना मास मान लेते हैं और रेडियस को मान लेते हैं हम लोग क्या? r। ये हो गया m, माने क्या? मास ऑफ अर्थ। नहीं, ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या हो गया? मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमाइए दो। ठीक है। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो कितना फोर्स लग रहा है पहले सो देखो, फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स कितना लगा, माने ये जो ऑब्जेक्ट को अपना तरफ खींच रहा है तो फोर्स कितना? एम ए। यहां पर ए के बदला क्या हो जाएगा? एम जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी। ठीक है, और एक चीज हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? जी एम एम बाय आर स्क्वायर पढ़े हैं ना? और दोनों तो फोर्स है, एफ इज इक्वल टू इतना, एफ इज इक्वल टू इतना। नहीं, इसका मतलब ये दोनों क्या? इक्वल। ये दोनों इक्वल, तब सृष्टि भी बना लेगी क्या? अब सृष्टि भी बना लेगी एम जी इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये छोटा जो m है कट गया, एंड स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। हो गया, काम खत्म। यही हो गया आपका स्मॉल g का वैल्यू क्या? जी एम बाय आर स्क्वायर। अब देखो, तुमको कैपिटल जी का वैल्यू पता है 6.67 वाला पता है, 10 टू द पावर कितना? -11। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। आई है मास, माने m, माने मास ऑफ अर्थ। m e लगा देते हैं, नहीं मास ऑफ अर्थ। और r भी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ। इस सब को जब सॉल्व किया गया, ठीक है, तो हमको g का वैल्यू आया कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम यहां नहीं किए, तुम करेगा। जी का वैल्यू कितना? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, और मास ऑफ अर्थ कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर 24। 6 इंटू 10 टू द पावर 24 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर कितना? अच्छा, हम एक आर जो ले लिए हैं ना,
स्मॉल ले लिए, यहाँ पर लिए कैपिटल, यहाँ ले लिए स्मॉल। इस सब को भी हमारा विचार है, वहां जब कैपिटल लिए थे यहाँ भी, क्योंकि आर कैपिटल आर है, अर्थ का बात है, इसीलिए कैपिटल आर ले लो। ठीक है, आर कितना है, आर कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका होल स्क्वायर। सब बच्चा इसको सॉल्व करेगा और सॉल्व करके इतना ला के रखेगा, क्योंकि जिस दिन कॉपी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद जानता ही है, उसके बाद क्या होना है तो सब जानता है, मेरा सब बच्चा जानता है क्या होता है। नटराज सर्कस दिखता है। चलो अब क्या है, फॉर्मूला निकल गया, G इक्वल टू GM बाई कितना आर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ कुछ तुमको जानकारी देना है हमको, क्या क्या। G का वैल्यू निकल गया 1 पॉइंट, यही हो गया, कितना टाइम, G के बारे में कुछ जानकारी लो। अबाउट G ना, G के बारे में पहला पॉइंट तो यही हुआ कि G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब एक चीज हमको बताओ कि एक चीज कहता है G क्या हुआ, इसे समझ गया क्या, किसी चीज को जो नीचे की तरफ हम लोग खींच रहे हैं, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ रहा है। यानी ये भी कह सकते हैं ना हो कि यदि नजदीक में रहता है तो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, यदि यहाँ पर है, ठीक है, तो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, यहाँ चला गया तो कम फोर्स लगा, यहाँ चला गया तो कम फोर्स लगा, यहाँ चला गया तो और कम फोर्स लगा। इसका मतलब इस सरफेस से जितना हम ऊपर जाएंगे तो G का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वैसे ही जितना हम इस सरफेस से नीचे जाएंगे वैसे भी G का वैल्यू कमता जाएगा। ठीक है, यानी अर्थ के सरफेस से हम जितना ऊपर जाएंगे वैसे वैसे G का वैल्यू कमता जाएगा, और अर्थ के सरफेस से जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे भी G का वैल्यू क्या होगा, कमता जाएगा। ठीक है, और अर्थ के सेंटर पर G का वैल्यू क्या होगा, 0। अर्थ के सेंटर पर G का वैल्यू क्या होगा, 0। समझ गया, अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे G का वैल्यू कम हो जाएगा, अर्थ से जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे G का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। हो गया 3 पॉइंट। और कोनो पॉइंट है? हाँ, ये अर्थ के लिए एक चीज, तो तुम्हारे ज्योग्राफी का चीज है, हमको नहीं आता है उतना, लेकिन हम लोग साइंस में जितना पढ़ते हैं उतना बता रहे हैं। अर्थ जो है मेरा पूरा तो गोला नहीं है, ऐसा ही ना है, फ्लैट। तो तुम लोग इसको क्या करता है, इसको क्या करता है, इसमें एक होता है क्या, इक्वेटर, और एक होता है पोल। ये है मेरा इक्वेटर, नहीं, ये है मेरा पोल। ये तो हम भी जानते हैं, तुम लोग जानता ही होगा, जो अभी पढ़ता है, इक्वेटर और क्या, पोल। ठीक है, अब एक चीज देखो कि ये मेरा मान लो सेंटर हो गया, तो यहां से यहां ये अर्थ का डिस्टेंस रेडियस है, ये पोल का रेडियस। पोल ज्यादा दूर है, अर्थ ज्यादा दूर है सेंटर से, नहीं, तो यहां पर G का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और इसका डिस्टेंस कम है, इसलिए यहां पर G का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं होगा। यानी GP, यानी इसका मतलब क्या हुआ, GP इज ग्रेटर देन GE। नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। समझ गया बात? अच्छा, एक चीज और,
कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि इससे ज्यादा दूर है इसलिए वहां पर फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे कि हाँ आप देखो, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया। क्या है एग्जाम्पल सोचना। ये जो है सेंटर, मान लो हम हैं यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है। ये जो पोल है, मान लो कि तू कोचिंग में है, इक्वेटर माने तू अपने घर पर बैठा हुआ है। इसी से समझ लो कितना सुंदर एग्जाम्पल मिल गया हमको। तो यहाँ जब मेरे नजदीक में तू रहता है तब तो काम बहुत स्पीड में होता है, नहीं, यानी यहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है। और जब तू घर पर रहता था तो निश्चिंत रहता है, दूरी बढ़ गया, यानी क्या फोर्स कम हो गया, नहीं, समझ गया बात। चलो अब हम आ जाते हैं, एक चीज और, कुछ नहीं हो गया, जीपी इज ग्रेटर देन जी। अब एक डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है पता है, दोनों के बीच में लिख लो, जीई माइनस जीपी बराबर होता है 21 किलोमीटर। माने ये दोनों के डिस्टेंस का जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वह 21 किलोमीटर होता है। बस आज का काम खत्म। अब अगला दिन हम आ जाएंगे जी और जी में डिफरेंस, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। अब तब हम चल जाएंगे कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। जय मां बंगलामुखी।